अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करना है। इसकी हम रिवीजन करेंगे। ज़ाहिर बात है कि मशीन लर्निंग के अंदर हम इसके ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह को डिस्कस करेंगे जो कि आगे जाके यूज़ होंगे। तो क्योंकि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का भी कोर्स पढ़ा होगा तो वो काफ़ी देर पहले पढ़ा होगा, चीज़ें भूल जाती हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसके रिवीजन पे है। तो मैं इसमें आपको विद एग्जांपल कराऊंगा सारी की सारी, ये नहीं कि बस फॉर्मूला बस रिवाइज कराऊंगा, उसको एग्जांपल्स के साथ कराऊंगा। आपकी जो क्यूरी है वो सारी क्लियर हो जाएगी, जो भी कंफ्यूजन वगैरह है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटीज सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक जो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलाज वगैरह आ जाते हैं उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक होगा, एक ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो वो क्या होता है एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन एस। अब एन ऑफ ए क्या होता है और एन एस क्या होता है? एन ऑफ ए होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक हो गया, और एन एस जो होता है हमारे पास टोटल आउटकम्स होती हैं। ठीक है, तो साथ मैंने अपने नोट्स भी बनाए जिसके अंदर एग्जांपल सॉल्व की हुई है, तो वो वाले भी मैं ओपन कर लेता हूँ, उधर से हम एग्जांपल करेंगे। ठीक हो गया, तो ये सामने है आपके सामने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन एस। एन ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एंड एन एस क्या होता है? हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम डाई को रोल कर रहे हैं। डाई क्या होता है? ये जो हमारा होता नहीं है लूडो का, क्या कहते हैं इसको, दाना कहते हैं इंग्लिश में, डाई। ठीक हो गया, तो इसकी हमने एग्जांपल ली है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 6 टोटल आउटकम्स होती हैं। 6 टोटल आउटकम किस तरीके से हो सकते हैं कि अगर हमने डाई को रोल किया है तो हो सकता है हमारे पास 1 आ जाए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। ठीक हो गया, 6 आ सकते हैं। 6 से ज्यादा आपने देखे भी होंगे कि उसके ऊपर मार्क नहीं होते, स्कोर नहीं होता एक डाई के ऊपर। ठीक हो गया, तो 6 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? हमारे पास 6 हो गया। वो जहाँ भी लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज है 6। उसने कहा कि एक इवेंट ए है, उसमें क्या है, उस इवेंट ए जो है वो ये है कि गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर जो है ना, मतलब कि अगर हम डाई को रोल करें तो हमारे पास जो है ना इवेंट जो है वो ये है कि इवन नंबर आए। इवन नंबर कौन से होते हैं? हमारे पास 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। एक डाई के अंदर कहाँ से नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। ठीक हो गया, तो इवन नंबर उसमें कौन कौन से आएंगे? 2 4 6। टोटल 3 कितने, सॉरी टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास? 2 4 6, यानी कि ये 3 इवन नंबर्स आ रहे हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम डाई को रोल करें तो 3 तरह के इवन नंबर आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने आ रहे हैं? 3। ठीक हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? जो क्या है 3, क्योंकि उसने कहा कि इवेंट ए जो है ना वो हमारा जो हमें चाहिए वो होता है फेवरेबल आउटकम। उसने कहा इवेंट ए है जो कि हमें चाहिए, उसमें क्या है कि इवन नंबर आने चाहिए। तो कितने हैं? 2 4 6, 3 नंबर्स है। ठीक हो गया, तो 3 आ गया ऊपर, एन ऑफ ए की जगह पे 3 आ जाएगा, और टोटल आउटकम कितनी है? 6 है, तो डिवाइड बाय 6 किया तो 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, इवेंट ए की। ओके हो गया, तो ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल के साथ, सिंपल एग्जांपल के साथ मैं समझा भी दिया कि क्योंकि दरअसल अगर मैं फॉर्मूला बता के चला जाऊँ ना वो चीज़ नहीं आएगी समझ। इवन कि आप लोग पहले पढ़ के भी आए ना तब भी आपको नहीं समझ आएगा। मैं भी अगर फर्ज करेंगे बगैर एग्जांपल के ये मैं क्वेश्चन करूं तो मुझे भी पहली बार फॉर्मूला की समझ नहीं आएगी कि इसका अगर कोई, मैं भी ये सोचूंगा कि पिजन एक इसका क्वेश्चन सिंपल सा भी आ गया तो मैं उसको किस तरीके से पुट करूंगा, मेरे जेहन में तो कॉन्सेप्ट नहीं है अब। हालांकि मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मैं ये लेक्चर ही इसी लिहाज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों की कोई क्यूरी वगैरह ना रहे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको सब कुछ आता हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये एग्जांपल थी एक छोटी जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कहता है कि मतलब कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया है तो आप उसको 1 से माइनस कर देंगे ना तो आपको उसके ऑपोजिट वर्जन आपको मिल जाएगा। ऑपोजिट वर्जन क्या कहना चाहता हूं आपको यहां से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के साथ। कॉम्प्लीमेंट रूल जो है ना वो ये है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट है ना, इसका मतलब ये है कि इवेंट डज नॉट ऑकर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो था हमारा, फर्स्ट करेंगे वो इवन नंबर था ना इसके अंदर,
इवन नंबर है, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले है, ये क्या है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली है। अगर मुझे कहता है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वन में से इस ये जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी ऑड नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का जो रूल है ना वो ये कहता है कि ऑपोजिट दे दे, यानी कि इवन नंबर अगर आपने निकाले, अगर आप चाहते हैं ऑड नंबर का तो आप वन में से इवन नंबर वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑड आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऑपोजिट वर्जन आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल वही चीज है, फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स की निकाली है जो कि 1/2 है। अगर मैंने निकालना हो कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1 में से p माइनस ए कर दूंगा, यानी कि 1 में से 1 माइनस 2 कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 1/2, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आ जाएगी। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाली हुई थी। ठीक हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट रूल कहाँ पे और किस लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये उस टाइम यूज किया जाता है फर्स्ट करके अगर आपने एक इवेंट की निकाल लिया। अब जिस तरह इवेंट डायरी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर दो तरह के इवेंट हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर आ सकता है या तो इवन नंबर आ सकता है। ओके, अगर नंबर्स के इवन ऑड की बात करें, ठीक है। तो अगर हमने इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया तो अगर हमें ऑड नंबर की चाहिए तो हम में से वन में से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट रूल कहता है। उस लिहाज से हमारी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाई अभी एग्जाम्पल के साथ। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है एडिशन रूल। एडिशन रूल में आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है कि ऐसे दो इवेंट जो कि उनमें कोई चीज कॉमन ना हो। ठीक हो गया। अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब कि उनमें कोई कॉमन रीजन ना आ रहा हो। अगर आप वेन डायग्राम बनाए ना तो उसके अंदर होता है कि आपने सर्कल यहाँ पे ये इस तरीके से वेन डायग्राम आपने बनाई है, तो ये सर्कल बना लिया, ये सर्कल बना लिया, तो ये हमारा ओवरलैप कर रहा था, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आता है। ये देखेंगे हमारा आ जाता है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। ठीक हो गया। इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आता ही नहीं, तो इस वजह से वो जीरो हो जाता है। ठीक है, कि उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वेन डायग्राम से मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने आपको कहा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। ठीक होगा, उनमें कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा होगा। मैंने वेन डायग्राम से भी अभी आपको दिखाया कि कॉमन रीजन आ रहा है तो वो हमारा नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना तो उसमें हमारा फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का ए यूनियन बी का, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस चीज को हम यहाँ से देख भी लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि हैपन एट द सेम टाइम या कॉमन नहीं आ रहा उनमें कुछ। ठीक हो गया। कॉमन का मतलब वही एक टाइम पे ओकर नहीं हो रहा है कुछ, उनके अंदर कोई शेडी रीजन नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो उसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, वही डाई की हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसने कहा कि एक इवेंट है ए जिसमें है कि 2 आ जाए हमारा, यानी कि डाई को रोल करें और हमारा 2 आ जाए। एक इवेंट बी है जिसमें है कि हम डाई को रोल करें और 5 आ जाए। ये दोनों ऐसे इवेंट है कि एक साथ नहीं एक साथ ओकर नहीं हो सकते। मतलब ये कि आपने एक बार डाई रोल किया तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि 2 आ सकता है या 5 आ सकता है। दोनों इकट्ठे तो नहीं ना आ सकते। आपने यानी कि एक बार दाना रोल किया, डाई रोल किया, तो आपके पास 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। तो ये यानी कि है कि कॉमन नहीं है इनमें कुछ। और दूसरा ये कि हैपन एट द सेम टाइम नहीं हो सकते, कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ठीक हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास आउटकम कितनी, हाँ, टोटल हमारे पास जो आउटकम्स है वो कितनी है, वो होते हैं हमारे डाई के ऊपर कितने मतलब स्कोर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल हमारे पास आउटकम कितनी होगी, 6। ठीक हो गया। उसने कहा कि इवेंट ए जो है ना उसका है कि सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए। तो 2 ये है कि भजन आपने डाई का रोल किया तो एक बार ही 2 आ सकता है ना। मतलब कि आपने जब फेंका तो हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए या कुछ और आ जाए। तो उसने कहा कि 2 आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने निकाल दिया। तो आपने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ए फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम विच इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1/6 आ गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/6 ही आ जाएगी, क्योंकि सारी बात है कि डायरेक्ट में से बजाने की 1 2 3 4 5 6 है और इसमें से वो कहता है कि 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है कि हमारे पास कैन नॉट ऑकर टुगेदर, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास आ जाएगा 2/6 एलसीएम दिया, ओ सॉरी 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 और विच इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो था पॉइंट वो ये था कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि
एक टाइम पे हैपन हो सकते हैं, यानी कि दो इवेंट एक टाइम पे हैपन हो सकते हैं, यानी कि उनमें कॉमन रीजन आ सकता है। ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। इसको अब हम एग्जांपल से देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इवेंट क्या होता है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि इवेंट दैट कैन हैपन एट द सेम टाइम, कॉमन रीजन आ सकता है उसमें। ठीक हो गया। वेन डायग्राम का अगर हम कंसीडर करें तो उसने कहा डाई रोल किया है, इवेंट ए जो है उसने कहा नंबर ऑफ नंबर इज इवन, इवन नंबर आ सकते हैं। ठीक हो गया। 2 4 6 है। और उसने कहा इवेंट बी जो है वो नंबर ग्रेटर देन 3 है, तो उस ग्रेटर देन 3 कौन कौन से नंबर हैं जो डाई पे अवेलेबल होते हैं, 4 5 6। ठीक हो गया। तो ये हमने लिख दिया 4 5 6। ओके हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं जो बार बार बात भी कर रहा था कि कॉमन रीजन भी कॉमन रीजन आएगा, तो आप यहाँ से आप देखें ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या सिनेरियो बन रहा है। ये सिनेरियो ये बन रहा है कि ये देखेंगे इवेंट नंबर के अंदर है 2 4 6 और इवेंट जो बी है उसके अंदर आ रहा है 4 5 6 नंबर। तो अगर देखा जाए तो 4 और 6 दो ऐसे नंबर है जो दोनों इवेंट्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि कॉमन आ रहे हैं दोनों में। मैंने आपको कहा था ना कि वेन डायग्राम को अगर हम देखें तो उसके अंदर कॉमन रीजन आ रहा होगा। तो इसका मतलब है ये कि ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे आपको डाटा को देख के पता लग जाएगा। ठीक हो गया कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कॉमन रीजन आ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, अब हमारे पास डाई है जो उसके डाई है उसमें टोटल कितने आउटकम्स हो सकती हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की अगर हम निकालना चाहे तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे 3, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 4 6 3 है, तो 3 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/2। और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम निकालेंगे तो वो होगा 3 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 4 5 6 तीन नंबर है तो 3 डिवाइड बाय 6। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी। ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम निकालें तो हम एक ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमारे पास 4 और 6 दो वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या, हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, टोटल हमारे पास कितनी थी आउटकम, 6 थी। तो 2 डिवाइड बाय 6 किया तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। किस लिहाज से, मैं वैसे आपको ना यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे पेन चल जाए। शिट 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 शिट। पेन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ड्रॉ में जाते हैं, हाँ यहाँ से आएगा। मैं अभी कहाँ पे घूम रहा था। ठीक हो गया। तो थिकनेस ये रख लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर मैं इवेंट ए है और इवेंट बी है, इन दोनों का कॉमन निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है। 4 और 6 ये दो वैल्यूज आ रही है। ठीक हो गया। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालनी है तो मेरे पास क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 है, 2 वैल्यूज है 4 और 6, और टोटल आउटकम कितनी, 6। तो 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये भी आपको समझ आ गया। तो ये हमने निकाला, सिंपल। हमने क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना। वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास हाँ अब ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की पुट की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्मूले में पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर आया फाइनल वो है 2/3। ठीक हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के बगैर कोई चीज़ समझ नहीं आती। मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक एग्जाम्पल ना दी जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है समझाने का। मैं फार्मूला आपको समझा के, मैं कोई 5 या 10 मिनट के अंदर लेक्चर सारे फार्मूला समझा के बता दूँ कि भाई ये होता है, ये फार्मूला है, तो उसका फ़ायदा नहीं है मेरे नज़दीक, जब तक उसको एग्जाम्पल के साथ ना समझा जाए। तो उसी लिहाज से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसले वगैरह ना हो। ठीक हो गया। आप लोगों की भी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए, मेरी भी दूर हो जाएगी साथ साथ। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ठीक हो गया। विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल। इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट या सच दैट बी, तो यानी कि ये जो चीज लिखी होती है ना, ये आपका वो वाला इवेंट होता है जो कि पहले ही हैपन हो चुका है। ठीक है। उसके रिस्पेक्टिव आपने अब आपने जो है ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि बी वाला इवेंट हैपन हो गया, इसके अकॉर्डिंग अब आपने ए की
ए को आपने निकालना और इनकी ए की मतलब कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे मतलब कि आपने इन सिंपल वर्ड के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना सॉरी इवेंट बी जो है ना वो मेरा हैपन हो गया, इसके अकॉर्डिंग अब मैंने ए की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये होता है सिंपल में, तो ये इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक हो गया, तो इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं ना थोड़ा सा, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन रूल बन जाता है, यानी कि यही फॉर्मूला है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैंने क्या करना कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे लिखा हुआ है ना, इसको मैं इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये देखेंगे वो ये वाला मेरा फार्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी या गिवन दैट बी मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी फॉर्मूले को बस मॉडिफाई कर दिया और उसको नया नाम दे दिया मल्टीप्लिकेशन रूल का। और अगर उसने कहा कि जो हमारे पास इवेंट है, दो इवेंट यानी कि दो इवेंट है यहाँ पे ए एंड बी, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रूल होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक हो गया, तो सिंपल रूल है। ओके, अब बेस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। बेस थ्योरम में हमारे पास होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी विच या गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी है तो इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस कर दिए एक साथ। अब मैं इनके एग्जांपल्स पे मूव करता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसलिए एक साथ बताया क्योंकि ये एक ही फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। तो एग्जांपल में मूव करते हैं। हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट या गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारा मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। जो मैं आपको समझा रहा था कि हमारा बी जो इवेंट है वो पहले से हैपन हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम अब ए को हैपनिंग मतलब उसकी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसकी एग्जांपल वही डाई वाली हम यूज करते हैं। मैं बार बार एक ही एग्जांपल को क्यों लेके जा रहा हूँ, तो ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चले और आपको क्लैरिटी हो कि किस तरीके से करना है, और एंड पे जाके मैं एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कराऊंगा इसमें। ठीक होगा, तो ये तो अभी तो खाली मैं फॉर्मूला के साथ साथ करा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी करवाऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन में एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। अ डाई इज रोल्ड, जिसमें उसने कहा कि इवेंट ए जो है वो है नंबर इज इवन। ठीक हो गया, नंबर इवन क्या है 2 4 6 है, और जो हमारे पास बी इवेंट है वो है नंबर इज ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 5 6। वही सेम प्रीवियस वाली एग्जांपल। इसके अंदर हमारे पास कॉमन आउटकम्स क्या आ रही है, कॉमन आउटकम्स आ रही हैं हमारे पास 4 6। तो हमारे पास अगर मैंने निकालना है कि ए सच दैट बी यानी कि बी हैपन हो गया है और ए को मैंने निकालना है, ए हैपनिंग हो रहा है, तो उसमें अब मुझे पता है कि रीजन, मैंने डाटा को देखा, इससे मुझे पता लग गया कि दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं इजीली निकाल सकता हूं जो क्या होगा यानी कि 3/6, टोटल आउटकम कितनी होती है 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी मैंने निकाल सकता हूं जो क्या 2/6। तो इनका मैंने फॉर्मूला पुट किया 2/6 डिवाइड बाय 3/6, तो मेरे पास जो आंसर आया 2/3 का आ गया। मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको कहा था इसी को सिर्फ सिंपली मॉडिफाई कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता। तो सिंपल वही ऊपर वाले एग्जांपल को उसने मैंने सॉल्व किया कि 2/3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी है, इसके साथ मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। कटिंग हो जाएगी ना। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल के बाद जो हमारे पास था कि हमने बेस थ्योरम लगाना था। अच्छा, इवन जो था ना कि हमारे पास ये वाला भी तो फॉर्मूला था कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने क्या करना कि इवन एग्जांपल ये वाले है, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक इवेंट अगर हो भी रहा है ना तो दूसरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो हमारे पास एग्जांपल है कि 2 कॉइन्स हमने टॉस किया, एक हमने टॉस किया तो उसके ऊपर हेड आ गया, दूसरा हमने कॉइन टॉस किया तो उस पर हो गया, उस पर दोबारा हेड आ गया।
ठीक हो गया। तो ये दो इवेंट कहते हैं, आप टेल भी कह सकते हैं। एक इवेंट पे कितने टोटल आउटकम्स होंगे, यानी कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम होती है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हुई, 2 हुई। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक हो गया। जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने कहा कि हेड आ गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, उसने भी कहा कि हेड आ गया, सेकंड टॉस पे भी हेड आ गया, तो यानी कि 1/2 आ गई। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इनको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो विच इज इक्वल टू 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें क्या करना था कि हमने क्या कहा, अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए बी हैज ऑकर्ड, यानी कि वही सेम सीन है, बट इसके अंदर आपको ये होता है कि समटाइम्स आपको जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज ही आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, तो आप सिंपल बेस थ्योरम लगा लेते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक होगा। अगर कॉमन है तो आप वो वाला लगा लें, चीज़ एक ही है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर टोटल कितनी है बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लू बॉल्स हैं। ओके हो गया। एक बॉल है वो पिक की जा रही है रैंडम, तो ए इवेंट है कि बॉल जो पिक की है वो है रेड बॉल। इवेंट बी है कि बॉल जो पिक की है वो है ब्लू बॉल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना, प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकाल लेने। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी है, 10 है। कितनी बॉल से 10 थी, ठीक हो गया। इवेंट ए जो है उसने कहा कि बॉल इज रेड, यानी कि जो हमने बॉल निकाली रेड है, तो हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं रेड, जो कि रेड है 4 बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/10। इसी तरीके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था कि बॉल हमने निकाली वो ब्लू बॉल आ गई, और तो हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स थी, ब्लू बॉल 6 बॉल्स थी, तो 6/10 करते तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट बी आ गया। ये जब दोनों प्रोबेबिलिटी आ गया, अब उसने कहा कि आपने निकालना है कि इफ द बॉल इज रेड इट कैन नॉट बी ब्लू। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट, ये वाली वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए। तो इसका मतलब ये है कि इवेंट ए जो है ना वो हमारा पहले से ओकर हो गया। ओके, यहाँ पे हाँ प्रोबेबिलिटी जो, यानी कि ए जो इवेंट है वो हमारा ओकर हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हमने बी वाले इवेंट को ओकर कराना, यानी कि हैपनिंग हो रही है उसकी, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो हमारा जो इवेंट ए था वो था हमारा रेड बॉल का, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो बॉल पिक किया ना वो रेड बॉल्स है, ये वाला इवेंट मेरा हैपन हो गया। तो ये जो ये पहले हो गया, यानी कि 4 बॉल है मेरे पास, 4 बॉल आ गई, 4 बॉल हैं, 4 में से क्या हुआ कि मेरे पास यानी कि बॉल निकाली 4 बॉल्स हैं। अब उसने कह दिया कि जो बॉल्स निकली हैं उनमें से ब्लू बॉल्स कितनी हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए जो था, ए वाला इवेंट था हमारा रेड बॉल का, तो रेड बॉल जब जितनी भी बॉल निकली वो तो सारी रेड होंगी, तो उसमें तो कोई ब्लू बॉल होगी नहीं, तो हमारे पास क्या हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए इज 0 होगी, ठीक हो गया। क्योंकि कोई भी नहीं है ऐसी बॉल कि जो कि हमारा अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि जो ए इवेंट था ना वो ये कह रहा था कि मेरे पास जो भी बॉल है वो रेड होंगी। तो मैंने आपको बताया था अभी भी कि जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो वाला इवेंट हमारे पास पहले ओकर हो गया, जो सच डैट के बाद लिखा जाता है, ठीक हो गया। तो ए लिखा गया बाद में, इसका मतलब ये है कि हमने जो भी बॉल निकाली है वो रेड होंगी, ठीक होगा। यहाँ पे वही चीज लिखे द बॉल इज रेड, ठीक हो गया। तो वो उसने कहा कि उसमें से कितनी ऐसी बॉल्स हैं जो कि ब्लू है, तो उसमें से तो कोई भी ऐसी बॉल नहीं होगी जो कि ब्लू है, तो इस वजह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक होगा। तो ये तो चलो था, इसमें इस तरह का केस था। कुछ और एग्जांपल होते जिसके अंदर ऐसी चीजें आ रही होती, कुछ आ रहा होता तो उसमें प्रोबेबिलिटी उस लिहाज से निकलती, तो आपने ये घबराना नहीं है। मैं एग्जाम्पल भी करूंगा आगे जाके तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गया, बी भी आ गया। आपने बेस थ्योरम निकाले जो कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यूज आपके पास है, सिंपल आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0। ओके, अब आपने जो करना है, या आपको बेस थ्योरम भी समझ आ गया, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ।
जो कि बेसिक्स हैं, बस उनको डिस्कस करना है, उनके एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो है वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट, उसमें क्या होगा, समेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए ऑफ आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक हो गया। तो ये है कि मतलब कि आपको जब मल्टीपल इवेंट्स दे दी जाए और आपने एक ही इवेंट के अकॉर्डिंग आपने उनको डील करना, तो आप उनका समेशन लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला है, बस ये इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल इतनी पूछी नहीं जाती। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास चीज आती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई इसमें वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी मैंने आपको पहले करा दिया किस तरीके से निकालते, इसलिए एक से एग्जांपल का कराने की जरूरत। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लिमिट से क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 0 से 1 के दरमियान लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। तो इनके एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको चीजें मैंने पहले करा दी गई हैं। ठीक हो गया। ये सारी मैंने चीजें आपको साथ साथ ही डिस्कस कर दी थी इसी वजह से, ताकि आप लोगों विद एग्जांपल डिस्कस किया, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो ये वाली जो है ना एग्जांपल, ये आप लोग खुद देख लें, ये बहुत ईजी है, सिंपल जो या अगर आप देखें तो ये आपको ना उसने डायरेक्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं। ये जो हमारे पास थे ना, ये यहाँ पे ना एडिट करना मैं भूल गया, यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन सच दैट बैग 1, या ठीक हो गया। जिस तरह ये नहीं लिखा हुआ रेड सच दैट या गिवन दैट बैग 2 है, रेड बैग 3 है, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ था रेड सच दैट बैग 1 है, ग्रीन सच दैट बैग 1 है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ना वो मिस्टेक है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, तो आपको ये डायरेक्ट आपने यहाँ से निकाल देना। मैं आपके साथ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ, जो कि ये है। ठीक हो गया। इसको करते हैं सोल्व, तो आपको भी मजा आएगा, आप लोग चीजें भी पढ़ के आए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपने घबराना नहीं जब पूछ लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि एक फैक्ट्री है, हैज 2 मशीन, उसके बाद 2 मशीन्स हैं, एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है। ठीक हो गया। जिसको हम M1 M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग लाइट बल्ब्स, लाइट बल्ब्स को वो प्रोड्यूस कर रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1 के है ना कि जो लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस किए हैं वो मशीन 1 ने प्रोड्यूस किए हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0.6 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2 की है 0.4। अब उसने कहा कि M1 प्रोड्यूसेस 5% डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि मशीन जो मशीन 1 है ना वो 5% डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, और जो मशीन 2 है ना वो प्रोड्यूस कर रही है 10% डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ से आपको एक चीज थोड़ी सी समझ नहीं आई कि थोड़ा सा आपको गया होगा कि ये इस स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ तो मतलब है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी ही है, और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसने कहा कि M1 प्रोड्यूस कर रहा है, M1 प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब मशीन जो 1 है ना वो मेरी हैपन हो गया, वो इवेंट मेरा हो गया हुआ है। उसके रिस्पेक्टिव मेरा कौन सा इवेंट हैपन अभी हो रहा है, वो है डिफेक्टिव का, डिफेक्टिवनेस का। तो यानी कि ये मुझे दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू या सच दैट गिवन दैट M1 विच इज इक्वल टू 5%। तो इसको 5% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.05% 0.05 बनेगा। ठीक हो गया। तो इस चीज को मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी ऐड किए हुए हैं इसमें। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 उसने दिया गिवन डाटा में, उसने कहा डिफेक्टिव फ्रॉम M1 मैंने आपको कहा था कि ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि मशीन 1 प्रोड्यूस कर रही है या कर दिया है प्रोड्यूस, उसने कर दिया प्रोड्यूस 5% डिफेक्टिव का मतलब कि M1 मशीन हैपन हो चुका है, और जो डिफेक्टिव उसमें से हैपनिंग हो रहे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सच डैट या गिवन डैट M1 उसने हमें प्रोवाइड किया विच इज इक्वल टू 5%। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.05। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसने हमें कहा था कि मशीन 2 जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 10% डिफेक्टिव बल्ब। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट M2 इज इक्वल टू 10% विच इज इक्वल टू 0.1। तो ये वैल्यू हमें उसने प्रोवाइड कर दी है। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई कि किस तरीके से आपने इंटरप्रेट करना होता है, कि एक क्वेश्चन को समझना होता है कि क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड की है। दरअसल आपको जो भी चीज दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, बस आपने थोड़ा सा सोचना है। ओके। तो लेट उसने कहा कि डी जो इवेंट है ना वो हमारा इवेंट डाटा बल्ब इज डिफेक्टिव है, और जी जो है वो इवेंट डाटा बल्ब इज गुड। ओके हो गया। अब उसने ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया कि आपने ये कंप्यूट करना है। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी
गिवन दैट M1, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं M1 प्रोड्यूसेस 5% डिफेक्टिव बल्ब्स, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1। तो यही चीज उसने पूछी कि क्या है कि विच इज इक्वल टू 5%, जो हमारे पास 0. इसका आंसर आ जाएगा 0.05। ओके हो गया। इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, साथ साथ ये बताया भी होगा कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी ऐड की है कि आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन डेट M2, उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या था हमारे पास, इवन डेट बल्ब इज गुड, यानी कि गुड जो बल्ब है वो गुड है विद रिस्पेक्ट टू या गिवन डेट M2 मशीन। तो ये अब आपने कंप्यूट करना, तो इसमें क्या करना चाहिए ये हमें तो पता नहीं है। ये तो आप सोच रहे होंगे कि भजन यहाँ पे तो चलो ये उसने यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू M1, तो उसने कह दिया था कि M1 प्रोड्यूस करिए 5% डिफेक्टिव बल्ब, तो ये तो हमें पता लग गया। तो इसके ये जी विद गिवन डेट M2 हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। तो आपने घबराना नहीं, आपको मैंने फॉर्मूले सारे करवाए थे, मैंने आपको कहा था कि बस वही फॉर्मूले उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि भाईजान अगर यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें तो क्या कॉम्प्लीमेंट रूल नहीं लग रहा, थोड़ा सोचें कॉम्प्लीमेंट रूल लग रहा है या नहीं लग रहा। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या था, कॉम्प्लीमेंट रूल था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। काफी ज्यादा बच्चे होंगे जो है सोच रहे होंगे कि भाईजान ये मैंने क्या बात कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट रूल किस तरीके से इधर लग सकता है, वो तो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो वो तो ए जो है ना वो एक किस्म का हमें इवेंट बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्ज करें इवन और ओड की मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हमने इवन नंबर्स के इवेंट निकाल लिया तो ओड का निकालना था, हम 1 में से माइनस कर देंगे इवन वाली प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास ओड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वही देखें, अगर मैं यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन डेट M2 मशीन। तो मैं अगर यहाँ से डिफेक्टिव, अगर मुझे पता है कि मशीन 2 डिफेक्टिव इतना प्रोड्यूस कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मेरे जो मशीन 2 है वो कितने अच्छे बल्ब यानी कि गुड बल्ब प्रोड्यूस कर रही है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली M2 प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव बल्ब, ये हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन P प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन डेट M2 ओके विच इज इक्वल टू 0.10। तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू M2 निकालना तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू M2 या गिवन डेट M2। तो मेरे पास वैल्यू है 1 में से माइनस किया तो सिंपल मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया भी हुआ कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी सच डेट M2 है गिवन डेट M2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव डी गिवन डेट M2, तो 1 माइनस 0.10 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.90। ठीक हो गया। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं कि जो सोचनी पड़ती हैं, और ये सारी बात है, थोड़ा होती चीजें आसान है बट समटाइम्स ये होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था या आप का जो माइंड है वो बर्स्ट हो जाता है, आपको समझ नहीं लग रही होती कि करूँ तो करूँ क्या मैं। तो आपने इस तरह की सिचुएशन में पैनिक नहीं होना होता, अपने आप को काम डाउन रखना होता है। जितना आप अपने आप को काम डाउन रखेंगे, उतना जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसने पूछा था डी। ठीक हो गया। डिफेक्टिव पीसीस की टोटल प्रोबेबिलिटीज आप बताएं। तो उसने हमें इसने ये जो हमें दिया था, ये दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डेट M1। ठीक होगा इससे, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डेट M2 दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो दिया नहीं, यानी कि हमें पता है कि दो मशीन है, दो मशीन दोनों डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी गई है। तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली, तो जारी बात है दो मशीन है तो दोनों का सम होगा और दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सच डेट M अगर हो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मैं मशीन 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ कि डिफेक्टिव कितने हैं, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D सच डेट M1। ठीक हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सिर्फ अगर मैंने मशीन 1 का निकालना होता। अगर मशीन 2 का निकालना तो यहाँ पे M1 की जगह M2 हो जाएगा, यहाँ पे M2 होगा। और अगर मैंने पूरा निकालना है, जिस तरह उसने पूछा है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालने का मतलब है कि दोनों मशीन का मिला के आपने बताना है। तो इसमें आपने क्या करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M2
मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डेट m2। तो ये थोड़ी राइटिंग को इग्नोर करना, ये सही तरीके से लिखा नहीं गया, स्पेस थोड़ी कम थी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिख के भी आपको समझाया हुआ है। इसमें क्या है, टू फाइंड द ओवरऑल चांस ऑफ बल्ब बीइंग डिफेक्टिव वी कंबाइन द डिफेक्टिव रेट्स फ्रॉम बोथ मशीन। जो वही मैंने बात डिस्कस की है कि दोनों मशीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं डिफेक्टिव, तो उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अगर हम हर मशीन का अलग अलग डिफेक्टिव निकाल लेंगे, उन दोनों को सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल ओवरऑल चांस ऑफ बल्ब बीइंग डिफेक्टिव आ जाएगा। तो वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सच दैट गिवन दैट m1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 मशीन 2, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट m2। तो हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई करके सम कर दिया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगा, तो जो कि है हमारे पास 0.07, यानी कि 7% चांसेस है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 7। तो 7% चांसेस है कि जो हमारा बल्ब प्रोड्यूस होकर आ रहा है वो डिफेक्टिव हो सकता है, वो चाहे मशीन 1 से हो जाए चाहे मशीन 2 से हो। ओके हो गया, ये भी आप लोगों को चीज क्लियर होगी। तो इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी कि गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो अब मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग गौर से तवज्जो से सुन रहे हैं ना मेरा लेक्चर, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी किस तरीके से निकालनी है। और इवन के मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया भी है ये कॉन्सेप्ट। क्या है, कौन सा रूल लगेगा, सोच के बताएं, सोच लें। जारी बात है कि लाइव सेशन तो नहीं ना हो रहा जिसमें आप मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप फौरन आंसर दे देंगे। तो जारी बात है, आप अपने जेहन में सोच लीजिएगा। तो आपने जो भी सोचा है अब उसको चेक कर लें क्या आंसर क्या है। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल लगाऊंगा। मैंने आपको कहा कि जब मैंने ओवरऑल डिफेक्टिव निकाल लिया है, तो अगर मैंने ओवरऑल गुड निकालना है तो 1 में से ओवरऑल डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास गुड ओवरऑल गुड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वही है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कर दूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.07 विच इज 0.93, यानी कि 93% चांस है कि जो हमारा बल्ब प्रोड्यूस गुड बल्ब प्रोड्यूस होकर आया वो किसी भी मशीन से हो सकता है, मशीन 1 और मशीन 2, यानी कि 93% चांसेस है कि गुड बल्ब प्रोड्यूस हो। ओके, तो आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 इंटरसेक्शन d, ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि m1 इंटरसेक्शन d, तो मैंने तो जो एग्जांपल कराई थी वो तो सिंपल थी, आपको समझ आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि आपने डाई रोल किया तो उसमें इतनी प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर आपके पास वैल्यू है इवन की 2 4 6, और आपने कहा कि 3 से बड़े हो तो 3 4 6, तो आप उसमें तो चलो कॉमन नीचे आ रहा था, तो हमें पता लग रहा था कि किस तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बट इस तरह के केस में किस तरीके से पता चलेगा कि जहां पे ये आपको कोई चीज आपको पता नहीं लग रही कि ओवरलैप कर भी रही है या नहीं कर रही, तो उस तरह के केस में आपने क्या निकालना है, किस तरीके से निकालना है। तो आपको मैंने कहा था कि आपने सिर्फ फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होता है, मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग रहा है, जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या भी दिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 sorry probability of d given that m1 is equal to probability of d intersection m1 कर लें, या फिर probability of m1 intersection d कर लें, दोनों में लिखने के तरीके चीज एक है। डिवाइड बाय probability of m1, तो हमारे पास probability of m1 भी गिवन है और probability of d m1 भी हमने निकाल ली हुई है, क्वेश्चन में भी गिवन थी वैसे। तो सिंपल हमने फॉर्मूला में पुट कर लेना है, तो वही चीज यहाँ पे करके दिखाई गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 इंटरसेक्शन d निकालना, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ d सच दैट गिवन दैट m1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। कहाँ पे गया, मैं ना आपको स्लाइड से दिखा दूं, वहां से जल्दी नजर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक हो गया। इसको हमने मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला यूज करें, मॉडिफिकेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन रूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक हो गया। तो ये चीज हम यूज कर रहे हैं, तो वही हमने किया कि यानी कि साथ में मल्टीप्लाई किधर गया, ये रहा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट m1 मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ m1, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू m1 भी हमें गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखें कितना सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो अभी तक भी आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया, ये तो गलत बात है ना। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन लाजमी बता दीजिएगा कि किस तरह लगी आपको वीडियो ये।
और अगर फिर भी कोई क्यूरी वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी क्यूरीज को रिजोल्व कर दूं। ठीक होगा। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 गिवन दैट B। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 गिवन दैट D, तो कोई मसला नहीं है, हम निकाल लेते हैं। कौन सा मुश्किल है, आप लोगों को फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपके जेहन में आ गया होगा, नहीं आया तो आप रिवाइज कर सकते हैं कि क्या आना चाहिए। तो हमने क्या लगाना, बेस थ्योरम लगा रहे हैं। बेस थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम जो हमारा होता है ना, वो हमारे पास किधर गया, ये रहा। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अगर तो आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1 भी आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2 भी आपको दे दी गई है। तो उसने अगर पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 गिवन दैट D है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1 है, तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास होंगी, तो आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 सच दैट D, बेस थ्योरम लगाना है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1, ओके, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ M1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D। तो यही चीज यहाँ पे भी आपको, हाँ हाँ जी वही है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। आपके पास ये भी हमने ये वाली इसको मैं ये कर लेता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमने कंप्यूट की है। प्रोबेबिलिटी, ये दी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ये दी गई है। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ D की अगर हम बात करें तो वो भी हमने यहाँ पे कंप्यूट कर लिया, तो आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हो सकता है कि फॉर्मूला कुछ और यूज किया गया। बेस थ्योरम उसने कहा वी पिक द बल्ब एंड सी इट इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द चांस इट केम फ्रॉम द मशीन 1। ठीक हो गया। तो ये क्या उसने उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और लगाया, तो उसने वही है। मैंने आपको कहा था कि आप बेस थ्योरम भी लगा सकते हैं, प्लस आप पे डिपेंड करता है कि आप अब ये वाला फॉर्मूला आपके पास ये भी वैल्यूज, ये भी वैल्यू ये पुट करते हैं, अदरवाइज आप ये वाले फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इस पे, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1 है, तो इसकी बेस पे अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन, नहीं M1 गिवन दैट D आएगा, हाँ जो उसने क्वेश्चन में पूछा है M1 गिवन दैट D है, तो हमारे पास क्या होगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ D, सॉरी M1 इंटरसेक्शन D डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D की भी वैल्यू मौजूद है और प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन D भी हमने कंप्यूट किया। तो ये दोनों फार्मूला एप्लीकेबल है, तो आपका जो दिल चाहे दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसने कहा कि अब आपने बताना कि इवेंट M1 एंड D इंडिपेंडेंट है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि दो इवेंट्स उस टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं कि अगर उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ D सच दैट M1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D आ जाए, यानी कि M1 मशीन के मतलब के हैपन हो गया है D M1 के सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अगर इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम है तो हम कह देंगे ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन दैट M1 है, तो उसकी वैल्यू 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D है 0.07, दोनों सेम नहीं है, तो हम कह देंगे कि भजन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में डिपेंडेंट है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज 0.05 नॉट इक्वल टू 0.07। knowing the bulb came from machine 1 changes the probability that it is defective, it drops from 7% to 5%। ठीक हो गया। तो ये चीज ये बता रही है अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गए, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि मतलब कि जो है ना हमारा डिफेक्टिव है वो एक इवेंट से ना दूसरे इवेंट पे कोई मसला नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस ये जो मेरे नोट्स है ना, ये आपको मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा वेबसाइट का, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके असेस कर सकते हैं। ये सारे इवन के जितने भी लेक्चर मेरे अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे, उन सब के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।